प्रदेश कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष सारिका सिंह जी हमारे साथ हैं और तमाम उन बिंदुओं को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। जय हिंद सभा से लेकर के धरातल के मुद्दों की चर्चा आज हम करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद सभा से आपने मंच से संबोधित किया, एक संदेश आपकी ओर से भी गया, और क्या आपको लगता है कि आज जो मोटिव था वो सक्सेसफुल रहा कांग्रेस पार्टी का? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाड़मेर की इस पावन धरा को और इस वीरेंद्र धाम को दिल से बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा आयोजन, और वो भी हमारे देश की पराक्रमी सेना के समर्थन में आज ये कांग्रेस कमेटी ने और आदरणीय हेमाराम जी ने, हरीश जी ने और अपने उमेदाराम जी ने और तमाम जो बाड़मेर की कांग्रेस है उन्होंने एक इतना बढ़िया कार्यक्रम यहाँ रखा। निश्चित रूप से ये संदेश जो आज यहाँ से गया है वो बीजेपी सरकार के, नरेंद्र मोदी के कानों तक ज़रूर जाएगा कि आप अपने पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करने के लिए, आप अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को पूरा करने के लिए आप सेना का उपयोग नहीं कर सकते, सेना के नाम का उपयोग आप किसी तरीके से नहीं कर सकते। तो यही एक हमारा था कि कांग्रेस लीडरशिप लगातार जब से पहलगाम हमला हुआ तब से लेकर के हमारी जो लीडरशिप है, आदरणीय राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, सोनिया जी, प्रियंका जी और राजस्थान की सारी लीडरशिप, ये पूरे देश में हम लोग यही आवाज़ उठा रहे हैं कि हम सेना के किसी भी एक्ट, जो भी सेना डिसीजन लेती है, जो भी कार्रवाई सेना आतंकवादियों पर करना चाहती है, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। उसके साथ साथ लेकिन एक बात कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती आई है कि जब आप कुछ भी करें तो जब हम पूरे दिल के साथ में, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है तो कम से कम सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष को साथ में ले। राहुल जी लगातार पत्र भी लिखा उन्होंने और लगातार अलग अलग मंच से वो इस आवाज़ को उठाते आए हैं, तमाम कांग्रेस के लीडर ये बात को उठाते आए हैं कि आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, प्रधानमंत्री जी उसमें आए। पर पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी जवाब देने से क्यों डर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। हम उनके किसी भी डिसीजन में, क्योंकि जहां देश के गर्व का, गौरव का, सेना के पराक्रम का और इस देश की इंटीग्रिटी का सवाल आता है, कांग्रेस पार्टी वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है और हम खुले दिल से जो सरकार जो भी डिसीजन ले हम उसके साथ हैं। सचिन पायलट जी ने भी मन से यही कहा कि हमें स्पष्टता नहीं दी जा रही है कि आगे क्या हो रहा है, क्यों हमने सीज़ फायर किया, क्यों युद्ध विराम वाली जैसी स्थिति आई। तो ऐसे में ये सवाल लगातार कांग्रेस उठा तो रही है, पर वहीं अगर डेलीगेशन की बात की जाए, एक नेता तो कांग्रेस पार्टी के भी हैं। देखिए, मैं आपसे ये कहूँ कि पिछले 70 सालों से जो 48 से लेकर के आज तक जो कश्मीर का मुद्दा बना हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को इंटैक्ट रखा, क्योंकि इसका पूरे विश्व में पहले भी बहुत स्तर पर अमेरिका हमेशा पंचायती करने का पक्षधर रहा है और उसने हमेशा ये कोशिश करी कि वो मध्यस्थता करे और इसको एक पूरे विश्व का एक एजेंडा, सेंसिटिव इसका इशू बना करके उसका फ़ायदा उठाए। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप 48 से लेकर के टिल डेट 2024 तक, 2025 तक, जब तक ये कार्रवाई हुई तब तक हम लोग हमेशा और आज भी कांग्रेस की लीडरशिप ये चाहती है कि ये द्विपक्षीय मुद्दा है, ये आतंकवाद के ऊपर किसी तरीके का हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और पाकिस्तान किसी भी तरीके के आतंकी गतिविधियों को भारत की सरजमी पर पूरा नहीं कर सकती और हमारे निर्दोष नागरिकों के साथ किसी भी तरीके की कोई क्रूरता वो नहीं कर सकते। तो लगातार जब हम इस चीज़ की मांग उठा रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में है। आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव जी, जो भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने हमेशा कश्मीर के मुद्दे को द्विपक्षीय रखा है। जब पहलगाम का वाकया हुआ और ऑपरेशन सिंदूर जब किया गया और देश को बताया गया कि आतंकी ठिकानों के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ, हमने किया है और हमने बहुत सारे आतंकी हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया है, तो कांग्रेस पार्टी ने खुल करके इसका बहुत स्वागत किया कि ये सेना का और सरकार का एक बहुत अच्छा डिसीजन था। फिर उसके बाद में लगातार सेना की जो ब्रीफिंग्स थी, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह और मिश्री जी जो आकर के जो ब्रीफिंग करते थे, तो उसमें वो लोग पूरे देश को बताते थे कि क्या जो भी सरकार के नेतृत्व में सेना क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, क्या डिसीजंस ले रही है और किस तरीके से वो सरहद पार आतंकियों को अपना निशाना बना रही है। महिला आर्मी ऑफिसर्स को मौका दिया गया है प्रेस ब्रीफिंग को ब्रीफ करने का और ये एक पूरा मिशन कह सकते हैं उनके हाथों में, उनके कमान उनके हाथों में थी। तो ऐसे में एक महिला नेत्री होने के नाते उस वक्त आपके मन में क्या भाव था? निश्चित रूप से ये इस पूरे देश की जितनी भी
महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, उनके लिए एक बहुत गौरव और बहुत गर्व का विषय है कि देश की दो ऐसी बहादुर बच्चियों ने, जब पूरे देश में एक भय का, आतंक का और एक कन्फ्यूजन का सा माहौल था कि क्या हो रहा है, ऐसे समय में उन दोनों बहनों ने, उन दोनों बच्चियों ने, अफसर्स ने कितने सुंदर तरीके से और कितने सधे हुए शब्दों में पूरे देश को एक मैसेज दिया कि यू नीड नॉट वरी, है ना, सेना बैठी है और सेना अपना काम कर रही है और देशवासियों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और उनके शब्दों ने पूरे देश के अंदर एक बहुत हौसला बढ़ाया। तो निश्चित रूप से मैं अकेली नहीं बल्कि पूरा देश और इसके ऊपर गर्व करता है। और मुझे निश्चित रूप से इस बात का बहुत ही गर्व है कि मैं भी एक महिला हूँ और हमारी बच्चियों ने एक ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर, जब पूरे देश के अंदर भय और तनाव का माहौल था, हम सब देशवासियों का हौसला बढ़ाया। बिल्कुल। और महिला नेत्री होने के नाते आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अभी अगर हम ऑपरेशन सिंदूर और ये तमाम स्थितियों के इतर अगर बात करें प्रदेश कांग्रेस की, तो महिलाओं की भूमिका को किस तरीके से और आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण में एक मुद्दा ये भी है कि महिलाओं का नेतृत्व महिला करे। निश्चित रूप से देखिए, जो आप बात कह रही हैं, उठा रही हैं, कांग्रेस पार्टी तो इसको बहुत पहले से उठाती आई है। आदरणीय सोनिया जी ने 33% आरक्षण की पुरजोर कांग्रेस पार्टी ने उनके नेतृत्व में ये मांग उठाई और राज्यसभा में, क्योंकि हमारे पास में उस समय था हमारे पास में बहुमत और हमने राज्यसभा में इसको पास कराया, बट क्योंकि हमारे पास में लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी नहीं थी और दूसरे दलों ने हमें साथ नहीं दिया और ये 33% आरक्षण का जो मुद्दा था महिलाओं का, वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये सोचती है, आप गांधी जी से लेकर के, महात्मा गांधी से लेकर के सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी तक, आप अगर मनमोहन सिंह जी थे, नटवर सिंह जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सभी लोगों ने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि इस देश का या किसी भी देश का तब तक आप एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं कर सकते जब तक कि महिलाओं को उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे। महिलाओं की भागीदारी देश के डेवलपमेंट में नहीं होगी, तब तक सही मायने में कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता। प्रेजेंट सरकार को, प्रेजेंट गवर्नमेंट को आपको क्या लगता है किन क्षेत्रों में और प्रयास करना चाहिए ताकि महिलाएं सशक्त हो, बेहतर कर पाएँ और महिलाओं की सुरक्षा जो हमेशा से एक बड़ा सवाल रही है वो और ज़्यादा बेहतर? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार तो पंचर खड़ी है। आप देखिए 14 महीने से प्रदेश में जब से ये बनी है और 11 साल से सेंटर में जब से आई है, इनके पास ना तो कोई नीति है, ना कोई पॉलिसीज़ है। किसी भी वर्ग को देख लीजिए, जो इनके धक्के चढ़ जाता है, एक एक करके ये सबको आगे ले रहे हैं। सबसे पहले किसानों को, फिर अग्निवीरों को, फिर महिलाओं को 33% का जुमला दे दिया। आप महाराष्ट्र में देखिए ना, चुनाव हुआ, वहाँ पर लाडली बहना मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में इन्होंने किया 2500 रुपये हर महीने देने का वायदा करके। वहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड्स में पहले तो लाखों बहनें जो थी, बेनिफिशियरीज थी, उनको हटा दिया और उसके बाद में 2500 से 500 पर आ गए। तो जो सरकार इस तरीके की बातें करती है, जिनकी कथनी और करनी में इतना फ़र्क होता है, उनके ऊपर तो देखिए भरोसा करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। और रही बात महिला सशक्तिकरण की, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। आज इस 21वीं शताब्दी में भी मैं इस चीज़ को कहते हुए बड़ा दर्द की अनुभूति महसूस करती हूँ कि आज भी हमारी बच्चियाँ निडर होकर के घर से नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि सरकारें उनको संरक्षण नहीं दे रही हैं। अगर किसी बच्ची के साथ में कोई दुर्घटना या कोई इस तरीके की वारदात होती है, तो उस बच्ची को तुरंत न्याय मिलने की जगह उसको कई जगह जा कर के और अपने बारे में पता नहीं कैसे कैसे इंटरवेंशंस उसके साथ में होते हैं, जबकि उसको तुरंत न्याय मिलना चाहिए। और बहुत सारी तो ऐसी घटनाएँ मैं आपको बताऊँगी जहाँ की जो रेपिस्ट हैं उनको छोड़ दिया गया है और उन्होंने सरेआम फिर से आकर के उन बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार किया, कई जगह उनको जला दिया। आप उन्नाव की बात कर लीजिए। तो 21वीं सदी में भी अगर इस देश के अंदर महिला सुरक्षा का मुद्दा इतना बड़ा है, तो ये सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। एक महिला नेत्री होने के नाते कोई एक ऐसी घटना जिसने आपको भी झकझोर कर रख दिया या आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या महिला होना वाकई में एक बहुत बड़ा जुर्म है? देखिए, एक नहीं है। हर दिन जब आप न्यूज़पेपर सुबह खोलते हैं तो सबसे पहले उस न्यूज़पेपर को पढ़ कर के खुद के अंदर, मैं तो ये कहूँगी कि गिल्ट भी आता है, एक अंदर तकलीफ़ तो होती ही है, साथ में एक अपराध बोध भी आता है कि हम समाज के एक फ्रंट उस पे स्टेज पे हैं, हम प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन फिर भी आज भी मैं महिला नेत्री होने के नाते, एक महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने आप को ये महसूस करती हूँ कि मैं उन बच्चियों के साथ में, उन बहनों के साथ में जिनके साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ गलत होता है, हम उनके साथ में अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष के
स्थिति तब और ज़्यादा ज़रूरतमंद हो जाती है, या कहें कि और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, जब एक मजबूत विपक्ष बनाने की बात हो, ताकि वो हर मुद्दे को जनता के साथ खड़ी होकर लड़ सके, चाहे मुद्दा महिलाओं का है हो या आम नागरिकों की सुरक्षा का। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है, आप देखिए कि 2024 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन आया, इन्होंने बहुत तेज़ी से पूरे देश के अंदर इनके नेताओं ने कहा था अब की बार 400 पार और फिर हम संविधान बदल देंगे, और कैसे जनता ने इनको बिल्कुल से इर्रेलेवेंट कर दिया, और ये 230 के लिए भी जूझते रहे। और आज भी ये बैसाखियों की वो चंद्रबाबू नायडू जिनके साथ में इन्होंने क्या किया था। लेकिन आप देखेंगे तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पाएंगे कि राजनीति के अंदर किसी की कोई मौलिकता नहीं होती है। वो चंद्रबाबू नायडू जिनके साथ में इन्होंने इतना दुर्व्यवहार किया, उनके साथ में आज ये सरकार में खड़े हैं। आप नीतीश बाबू को देख लीजिए कि वो सुबह किसके साथ होते हैं, शाम के किसके साथ होते हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए थी तो उनके जाके घुटने में उनके पैरों में पड़ गए और उनका समर्थन लेकर के सरकार बनाया। लेकिन विपक्ष क्योंकि मजबूत है, आप वक्फ को देख लीजिए, बहुत सारे हैं जहां पर इनको अमेंडमेंट करने पड़े, जहां पर इनको सोचना पड़ा। और आज आप इस मुद्दे पर देख लीजिए कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी सेना के समर्थन में, ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में खड़ी है। और हम पूरी जोर से कांग्रेस पार्टी और लीडरशिप हमारी ये कोशिश करेगी कि ये सरकार कोई भी ऐसे मुद्दे जो जनता के हित के मुद्दे हैं, उनके विपरीत जाकर के इस देश हित के विरुद्ध में कोई काम ना कर सके। चलिए, इन तमाम मुद्दों के उतर कल एक रैली होती है जिसको लेकर चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। हनुमान बेनीवाल एक रैली को बुलाते हैं, एक बड़ी जनसभा होती है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में युवा पहुँचते हैं, उसको लेकर क्या आपकी राय? देखिए, हनुमान बेनीवाल की रैली ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राजनीति है, वो किस तरीके की राजनीति करते हैं। काफ़ी संख्या, देखिए, जनसमूह उमड़ा तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगी कि अच्छी बात है, उन्होंने लोगों को बुलाया और शायद उन्होंने उन लोग जो उनकी रैली में आए उनके मुद्दों को उन्होंने उठाने की कोशिश की, और उन जो आए वहाँ पर उस रैली में उनको उनसे कोई उम्मीद लगी होगी, इसलिए वो आए। फिर हनुमान बेनीवाल का अपना एक राजनीति करने का तरीका है, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊँगी। और वैसे वो हमारे इंडिया अलायंस का हिस्सा है, हमारे लिए बहुत सम्माननीय है, तो अच्छी बात है कि उन्होंने अच्छी रैली की, मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। बाड़मेर की बेटियों को संदेश आप देना चाहें हमारे मंच के माध्यम से? बिल्कुल, मैं बाड़मेर की बेटी और पूरे राजस्थान की बेटी, पूरे देश की बेटियों को ये कहना चाहूँगी कि राहुल जी हमेशा कहते आए हैं कि डरो मत। निश्चित रूप से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटियों को खड़ा होना पड़ेगा आत्मसम्मान के साथ में और आत्मविश्वास के साथ में। आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं, और जब आप आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ में पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सारिका जी हमारे साथ थी, जो आज थार नगरी बाड़मेर में पधारी और जय हिंद सभा को उन्होंने संबोधित भी किया, हमसे खास बातचीत भी की, और इस खास बातचीत के जरिए खास संदेश आप सभी तक।